Today we'll discuss NCERT question 4.24. Let us start. A uniform magnetic field of 3000 Gauss is established along the positive z direction. A rectangular loop of side 10 cm and 5 cm carries a current of 12 ampere. What is the torque on the loop in the different cases shown in the figure? So ये फिगर आपको गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है कितना 3000 गॉस हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, आपको साइड्स दे रखी हैं लूप की 5 and 10 और इस लूप में करंट फ्लो कर रहा है 12 एम्पियर और आपको कहा है कि फाइंड आउट द टॉर्क इन ईच केसेस। यहाँ सिर्फ एक फिगर नहीं है, टोटल 6 फिगर्स हैं, मैंने बनाई हुई हैं। सो वन बाय वन विल टेक ऑल द फिगर। सो ये है केस 1। केस 1 के लिए आपको टॉर्क फाइंड करना है एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। सो सबसे पहले हम मैग्नेटिक मूवमेंट टॉर्क डिफाइन करते हैं। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। अगर आप वेक्टर फॉर्म में जाएं टॉर्क की, तो टॉर्क को हम डिफाइन करते हैं एम क्रॉस बी। एम क्या चीज़ है? एम है मैग्नेटिक मूवमेंट और बी है मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ ये क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपने नॉर्मल आपको क्रॉस प्रोडक्ट याद हो तो जब हम लिखते थे सी वेक्टर किसके बराबर होता था? ए क्रॉस बी के बराबर। यानी इस केस के लिए हम लेते थे वेक्टर्स ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, और अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो जो थर्ड वेक्टर आएगा वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, यानी आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर होगा। इसे अगर हम दिखाएं तो ये कुछ इस तरह से होगा, यहाँ ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो जो थर्ड वेक्टर सी वेक्टर आपको मिला वो आउटवर्ड नॉर्मल मिला। तो ये आउटवर्ड नॉर्मल जो है ये आपका थर्ड वेक्टर आ गया। ये किस रूल से आया है? ये राइट हैंड स्क्रू रूल से आया है। आपने ये राइट हैंड स्क्रू रूल क्लास 11th में पढ़े होते, स्क्रू रूल कह लो या ग्रिप रूल कह लो। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि ये कर्ल ऑफ द फिंगर्स है, इन कर्ल ऑफ द फिंगर्स को मैंने बेंड किया एंड योर थंब इज पॉइंटिंग आउट। तो व्हेन थंब इज पॉइंटिंग आउटवर्ड, सो दिस थर्ड वेक्टर, दिस सी इज गिविंग यू द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड वेक्टर। अब इसे याद करने का शॉर्टकट मेथड है, ये कैसी डायरेक्शन है? एंगल की कैसी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ एंगल मिले, जिस साइड से एंगल एंटी क्लॉकवाइज हो उस साइड आप आउटवर्ड नॉर्मल दिखा दो। आउटवर्ड नॉर्मल परपेंडिकुलर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो भी कंपोनेंट है थर्ड वेक्टर, तो सी वेक्टर आउटवर्ड कब होगा या परपेंडिकुलर कब होगा? जब आपके पास एंटी क्लॉकवाइज हो। अगर ये क्लॉकवाइज होता यानी आपके पास वेक्टर ए होता और बी यहाँ होता और आप बी से ए की तरफ आते, तो अब ये डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। जब ये क्लॉकवाइज होती तो फिर जो थर्ड वेक्टर था वो डाउनवर्ड एक्ट करता। दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड है और ये परपेंडिकुलर इनवर्ड हो जाता। तो हम सिर्फ एक चीज़ याद रखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स दिस आउटवर्ड। तो ये आप रिलेट करने में आपको आसानी हो जाएगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मैग्नेटिक मूवमेंट। अब मैग्नेटिक मूवमेंट को समझते हैं। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है NIA। हमारे इस केस में n क्या है? 1 है, नंबर ऑफ टर्न तो एक ही है, तो हम बचे सिर्फ, हमारे पास बचा IA। लेकिन IA एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये मिलकर एक वेक्टर क्वांटिटी बनती है मैग्नेटिक मूवमेंट, और इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। लेकिन कैसे? अगर आपने देखा हो कि एक सर्कल की बात करें, सब सिर्फ समझाने वाला पार्ट चल रहा है। सर्कल की अगर हम बात करें तो ये सर्कल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट जा रहा है तो वो नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो वो साउथ पोल बिहेव करेगा। लेकिन हमें पता है कि फील्ड लाइंस नॉर्थ से आउटवर्ड बाहर निकलती हैं और साउथ की तरफ एंटर करती हैं। इसका मतलब एक करंट कैरिंग लूप कैसे बिहेव कर रहा है? एक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है, और अगर वो डायपोल है तो उसके पास ये m जो है वेक्टर, ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कहलाती है उसकी। तो आउटसाइड मैग्नेटिक डायपोल यानी आउटसाइड मैग्नेट की डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ, लेकिन इनसाइड इट इज़ साउथ टू नॉर्थ। तो अब हमें अगर मैग्नेटिक मूवमेंट डिफाइन करना है तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्मल से, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब भी आपको लूप की दिखे वहाँ से बाहर आती हुई। फिर भी समझा देती हूँ। सपोज इसे हम, ये भी डायपोल है, करंट कैरिंग लूप भी डायपोल है और बाहर मैग्नेट भी करंट डायपोल है, तो नॉर्थ है साउथ है, तो इनसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाती है मैग्नेटिक मूवमेंट की, लेकिन आउटवर्ड आपको डायरेक्शन ये मिलती है। तो नॉर्थ से क्या होती है? हमेशा मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड बाहर की तरफ आ रही है। तो यहाँ पर भी आप सोचिए, अगर ये डायपोल है तो यहाँ नॉर्थ से आउटवर्ड डायरेक्शन आ रही है, साउथ से कभी आउटवर्ड नहीं जाएगी। तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है डायरेक्शन क्या होगी? M के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए डायरेक्शन नॉर्थ से आउटवर्ड नॉर्मल। तो अब यहाँ देखते हैं
अब मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन हम यहाँ डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ये कैसी डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है तो मतलब ये क्या बना रही है, नॉर्थ पोल। और अगर नॉर्थ पोल बनाएगी तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ आनी चाहिए, आउटवर्ड नॉर्मल आना चाहिए। लेकिन आउटवर्ड नॉर्मल हमने वाई और जेड को, जेड एक्सिस को हमने इस प्लेन ऑफ द पेपर पे शो किया है, जबकि एक्स एक्सिस जो है वो एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द पेपर है, बट हम उसे 2D में कैसे दिखाएं, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर दिखाया है। तो ये x क्या है, ये थर्ड कंपोनेंट है, आउटवर्ड नॉर्मल है। तो m को भी हम इसी की डायरेक्शन में दिखा दें, तो m इज़ योर आउटवर्ड नॉर्मल फॉर दिस पर्टिकुलर लूप। और क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर कौन सा पोल बन रहा था, नॉर्थ पोल बन रहा था। तो बिकॉज ऑफ द नॉर्थ पोल आउटवर्ड नॉर्मल मैग्नेटिक मोमेंट आपको मिल गया। अब मैग्नेटिक मोमेंट हमें मिला है और हमें लेना है क्रॉस प्रोडक्ट किसका, m क्रॉस b। तो m से b की तरफ जाना है, तो m से b की तरफ जाना है। यानी आपको अगर मैं इसी फिगर को दोबारा बना दूँ तो b इस तरफ था, मैग्नेटिक मोमेंट आपका इस तरफ है, ये b है, और हमें m से b की तरफ जाना है। ये कैसा मोशन है, क्लॉकवाइज। लेकिन हम तो कहते हैं जहाँ एंटी क्लॉकवाइज हो, अगर इस साइड से आप पेपर से देख रहे हो या मैं इस तरफ से देख रही हूँ, इस वक्त जो मुझे दिख रहा है ये आपका क्लॉकवाइज मोशन है। बट क्लॉकवाइज मोशन होता है तो आउटवर्ड नॉर्मल कहाँ होना चाहिए, उस साइड। या फिर जो एंटी क्लॉकवाइज मोशन हम देखें तो इस साइड से अगर ये क्लॉकवाइज दिख रहा है तो दूसरी साइड से क्या दिख रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी एंटी क्लॉकवाइज बनता है तो उसी डायरेक्शन में आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बन गई, जो टॉर्क था वो कहाँ बन गया, वो आउटवर्ड नॉर्मल बना। और ये कौन सी डायरेक्शन है, अगर ये +y है तो ये डायरेक्शन हो गई -y। तो आउटवर्ड नॉर्मल बना, या इसी को हम फिर से ग्रिप रूल से अगर देखें तो नाउ आई एम यूजिंग दिस प्रॉप टू शो यू the direction of torque। ही डायरेक्शन ऑफ टॉर्क है। white straw will represent the direction of torque, this pink one will represent the direction of magnetic field, and ये जो blue straw है ये आपको magnetic movement represent कर रहा है। तो एक्चुअली में ये जो x एक्सिस था ये नॉर्मल था, अब उस नॉर्मल को यहाँ दिखाना तो पॉसिबल नहीं था, तो मैंने इस स्ट्रॉ को यूज़ कर लिया। सो दिस इज़ द नॉर्मल। सो m जो है आपका आउटवर्ड एक्ट कर रहा है, b उस तरफ है, तो टॉर्क कहाँ एक्ट किया, इस डायरेक्शन में। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर शो कर दी, m शुड बी नॉर्मल, नॉर्मल आउटवर्ड। तो आपने इधर शो कर दिया, तो टॉर्क कहाँ एक्ट करेगा, इस साइड। और ये कैसा रूल लगा है, जब आप ग्रिप रूल लगाते हैं तो ग्रिप रूल में क्या करते हैं, आप अपनी फिंगर्स के साथ टर्न कीजिए। तो आपने ग्रिप को टर्न किया, थंब कहाँ पॉइंट किया, इस तरफ। तो थंब को यूज़ करके हमें यहाँ पे ग्रिप रूल मिला। ग्रिप रूल को यूज़ करके हमें यहाँ पे टॉर्क की डायरेक्शन मिली, और टॉर्क की डायरेक्शन क्या निकली, -j डायरेक्शन आ गई। देखिए एक ही को समझने में हमें इतना टाइम लगे, लेकिन एक समझ में आ गया तो रेस्ट ऑल विल बी वेरी मच क्लियर। अब हमें पता चला विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम हमें ये पता चल गया कि टॉर्क इज़ अलोंग -j डायरेक्शन, यानी कि y के अपोजिट -j डायरेक्शन दिखाते हैं। लेकिन इसी चीज़ को हम मैथमेटिकली समझते हैं। टॉर्क था आपके पास m क्रॉस b। m किस डायरेक्शन में था, x डायरेक्शन में था, और x डायरेक्शन को कहते हैं हम i कैप। तो यहाँ पे अगर हम इसका फॉर्मूला यानी वैल्यूज़ पुट कर दें अब इसके अंदर, तो वैल्यूज़ आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट का I × A है, तो I और A की वैल्यू I दे रखा है 12, और एरिया हो गया 10 × 5। तो जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला आ जाता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 12 × 10 × 5, 10 को 50 × 10⁻⁴। ये पूरा मैंने वैल्यू पुट कर दिया। तो ये सब सेंटीमीटर में था इसलिए कन्वर्ट हो गया है, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया, 10⁻⁴ आ गया है, 50 आ गया है और 12 आ गया है। मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू मिल गया, लेकिन ये था कहाँ, I कैप की डायरेक्शन में। अब आइए मैग्नेटिक फील्ड, वो कितनी दे रखी है, 3000 गॉस दे रखी है। 3000 गॉस को आप अगर कन्वर्ट करते हैं, सो दिस विल बी 3000 × 10⁻⁴। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 3000 × 10⁻⁴। ये कन्वर्जन वैल्यू है कि 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। तो मैंने वो वैल्यू पुट की, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ एक्ट कर रही थी, फ्रॉम द फिगर, एंड मैग्नेटिक फील्ड वाज एक्टिंग अलॉन्ग z एक्सिस, यानी k कैप के अलॉन्ग, k कैप के अलॉन्ग एक्ट कर रही थी। और अब आ जाइए साइक्लिक रूल के ऊपर, यानी मुझे I J K को चेंज करना है, तो मैं इसे थोड़ा इधर लिख देती हूँ, यहाँ से आपको इजी हो जाएगा। I क्रॉस J होता था तो K मिलता था, J क्रॉस K होता था I मिलता था, और K क्रॉस I होता था तो आपको J मिल जाता था। ये हमारे साइक्लिक ऑर्डर थे। लेकिन अब किसका प्रोडक्ट हो रहा है, I क्रॉस K का।
आई क्रॉस के का हो रहा है, के क्रॉस आई का नहीं, के क्रॉस आई होता तो जे मिलता, लेकिन अब की बार आई क्रॉस के हो रहा है तो क्या मिलेगा, माइनस जे। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे सबको, सो टॉर्क यू विल गेट 1.8 इंटू 10⁻⁻2 इंटू माइनस ऑफ जे कैप, और ये न्यूटन मीटर में। तो आंसर आ गया -1.8 इंटू 10⁻⁻2 जे कैप। सो ये आपका टॉर्क का आंसर आ गया। एंड फोर्स कितना हो गया, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो नेट फोर्स जो मिलती है वो क्या हो गई, 0। हमें दोनों निकालने के लिए बोला गया था, टॉर्क निकालो, शो व्हाट इज़ द फोर्स इन ईच केस एंड व्हाट इज़ द टॉर्क ऑन द लूप इन द डिफरेंट केसेस। डिफरेंट केसेस में लूप के लिए और उसके लिए केसेस क्या होंगे। तो हमें क्लियर हो गया कि टॉर्क आ गया कैलकुलेट करके इतना। मोर ओवर हमने कैलकुलेशन से भी जे कैप बता दिया माइनस में, और हमने डायग्राम वाइज यानी ग्रिप रूल यूज़ करके भी हमने जे कैप बताया, दोनों हमने यूज़ कर लिए। सो नाउ अब हम और नेट फोर्स भी हमने 0 बता दी। तो नाउ लेट अस सी कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे को इस केस में मिली कहाँ पर, अपवर्ड थी, मैग्नेटिक मूवमेंट अलॉन्ग एक्स था, और टॉर्क मिल गया आपको माइनस जे डायरेक्शन में। दूसरा केस है, ये सेकंड केस है, दोनों के आंसर में कोई फ़र्क नहीं है, टॉर्क अभी भी उतना ही है, फोर्स अभी भी उतना ही है, लेकिन डायरेक्शन में भी कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ क्या है, प्लेसमेंट में फ़र्क है। पहले आप देखिए इन्होंने शॉर्टर साइड जो थी वो पैरेलल टू वाई एक्सिस रखी थी, डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज है, अभी भी डायरेक्शन ऑफ करंट आपकी एंटी क्लॉकवाइज ही है, लेकिन अब की बार लॉन्गर आर्म उसके पैरेलल कर दिया, तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। यानी अगर ये आंसर आपका फर्स्ट केस का है तो सेकेंड केस में भी टॉर्क सेम ही है, 1.8 माइनस में इंटू 10⁻⁻2 जे कैप ही है, और कहाँ एक्ट कर रहा है, टुवार्ड्स दी माइनस जी डायरेक्शन ही एक्ट कर रहा है, और नेट फोर्स भी सेम ही है। तो फॉर्मूले में कोई फर्क, इसलिए कहा था कि फर्स्ट समझना मुश्किल है, बाकी आप इजीली समझ पाएंगे। Now we have third case, and in this case they have placed the coil on the x axis. पहले y एक्सिस पे रखा था, अब की बार x एक्सिस पे प्लेसमेंट कर दिया। तो जरा निकालते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी और मैग्नेटिक मूवमेंट कहाँ होगी। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है हमें, मैग्नेटिक मूवमेंट इस केस में कहाँ होगी, ये कैसी डायरेक्शन है, ये साउथ पोल है। तो जिस तरफ से आप देख रहे हो, जो प्लेन ऑफ द पेपर अभी विजिबल है ये साउथ है, तो इसका मतलब बैक साइड क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। और मैग्नेटिक मूवमेंट कहाँ से आती है, नॉर्थ पोल से आउटवर्ड निकलती है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कहाँ होनी चाहिए, आउटवर्ड टू दिस, नॉर्मल टू दिस शीट, तो इस शीट के दूसरी साइड से आउटवर्ड नॉर्मल। तो ये हमने यहाँ तक दिखा दिया, ठीक है। तो उस तरफ आपको मैग्नेटिक मूवमेंट मिल गई है। सो यानी वो मैग्नेटिक मूवमेंट किस डायरेक्शन में, माइनस जे डायरेक्शन में। तो अब की बार सेम टॉर्क निकालो, हमारा एम कहाँ था, माइनस जे कैप की तरफ था। मैग्नीट्यूड तो एम का वही है, मैंने इसे कैलकुलेट किया तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, वैल्यू 0.06 आ रही थी एम्पियर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक मूवमेंट को जब हमने कैलकुलेट किया। लेकिन अब जो फिगर है उसके मुताबिक डायरेक्शन माइनस जे हो गई, इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी भी कितनी है, जब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया था तो ये 0.3 बन जाती है टेस्ला के अंदर, लेकिन डायरेक्शन क्या थी, के कैप। तो अब आप टॉर्क निकालोगे तो वो होता है m क्रॉस b, यानी कि आपको दिस इंटू दिस करना है, विच इज़ 1.8 इंटू 10⁻, जो हमारा फॉर्मूला पहले आया था सेम आ रहा है, लेकिन आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट किसके किसके बीच में, j क्रॉस i के बीच में, j क्रॉस i तो j क्रॉस k के बीच में। तो j क्रॉस k तो आपके पास i होता है, लेकिन माइनस साइन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ माइनस भी आएगा और i कैप भी आएगा, और आंसर आपका सेम आ गया एम्पियर, ये जो न्यूटन मीटर, दिस न्यूटन मीटर। सो आंसर आपका टेस्ला के अंदर आ गया, लेकिन अब की बार डायरेक्शन करंट की क्या, टॉर्क की क्या आ गई है, माइनस आई कैप। तो कहाँ एक्ट करेगा, वो इस तरफ। अगर ये आई कैप है, ये डायरेक्शन एक्स है पॉजिटिव की, तो यहाँ अगर हम डॉटेड दिखाएं तो उस साइड जो है उसके प्लेन के अपोजिट साइड क्या होगी, माइनस एक्स की डायरेक्शन होगी। तो आप देख भी सकते हैं कि अगर फिर से हम वही स्क्रू रूल लगाएं, ये मैग्नेटिक फील्ड था, ये आपका माइनस जे में मैग्नेटिक मूवमेंट एक्ट कर रहा था, तो आपका टॉर्क कहाँ एक्ट करेगा, एम से बी की तरफ अब की बार हमें जाना है, तो टॉर्क कहीं नीचे की तरफ एक्ट करना है, तो उसे हम यहाँ दिखाते हैं, ये माइनस एक्स डायरेक्शन में टॉर्क को एक्ट करना चाहिए। इसे हम स्क्रू रूल से भी दिखा सकते हैं। ये फिर से मैं प्रॉप यूज़ कर रही हूँ, आप देखिए दिस साइड इज़ मैग्नेटिक मूवमेंट जो कि नीचे दिखा रहे हैं, दैट साइड इज़ योर मैग्नेटिक फील्ड जो हमने नीचे दिखा दिया है। तो आप देखेंगे वाइट स्ट्रोक कहाँ एक्ट कर रहा है, नीचे की साइड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और वो डाउनवर्ड को हम पेपर पे कैसे दिखाएं, तो ये माइनस एक्स है, एक्स ऊपर हवा में थी परपेंडिकुलर, तो माइनस एक्स कहाँ होगी, डाउनवर्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव अदर साइड ऑफ द पेपर होगी, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन ये वाइट स्ट्रॉ शो कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने इस पर क्या रूल लगाया है, हम कहाँ से कहाँ गए हैं, एम से बी की तरफ। तो एम से आप टर्न करके बी की तरफ घूमें तो उस वक्त टॉर्क कहाँ एक्ट किया, डाउनवर्ड एक्ट किया। अगेन वही ग्रिप रूल लग रहा है कि हमने फिंगर को कहाँ से
M से टर्न करके हम B की तरफ गए हैं, देन थंब वॉज पॉइंटिंग डाउनवर्ड इन एंड दैट वॉज -x डायरेक्शन। नाउ बात करते हैं, अब की बार प्लेन ऑफ द पेपर जो है आपको उसको एंगल दे दिया है, शीट जो है एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल पे रखी है। देखिए तीनों में से किसी पर भी मैग्नीट्यूड पे फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ पर भी नेट फोर्स आपकी ज़ीरो ही होगी, तो F वॉज अगेन ज़ीरो। यहाँ पर दोबारा आते हैं तो y के साथ कितना एंगल बना दिया 30 डिग्री। तो देखिए फर्स्ट केस और इस केस में कोई खास फ़र्क नहीं है, अगर आपको फर्स्ट समझ में आ गया तो थर्ड तो बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। तो टॉर्क अभी भी मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही, तो पहले केस क्या था, ये था। अगर आपको फर्स्ट केस याद हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट थी, मैग्नेटिक मूवमेंट आउटवर्ड आ रहा था। उस मैग्नेटिक मूवमेंट को मैंने क्या किया, यहाँ पे ये एक्सेस शो करने के लिए ये ऑलरेडी इसके साथ पेस्ट कर दिया है। ये प्रॉप मैं पहले भी यूज़ करती थी। मैग्नेटिक फील्ड अभी इधर भी दिखा रहे हैं हम, और यहाँ पर जो भी ये मैच स्टिक दिखा रही है ये आउटवर्ड नॉर्मल दिखा रही है। तो आउटवर्ड नॉर्मल आपके पास आ रही है क्या, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो M कहाँ एक्ट कर रहा था मेरा, पहले केस से लेकर इस वाली शीट वाले केस में भी आई कैप ही एक्ट करता है आउटवर्ड, लेकिन अब वो कह रहा है कि अब वही उसने कितना एंगल दे दिया, इसको 30 डिग्री टर्न करा दिया है। तो हमने इसको लिफ्ट कर लिया है और इसे 30 डिग्री ट्विस्ट करा दिया, यानी हम इसे यहाँ से होल्ड कर लेते हैं टू मेक यू हेल्प। तो ये 30 डिग्री हमने इसे एंगल दे दिया विद दी वाई एक्सिस से एंगल दे दिया। अगर आप इसे सीधा रख रहे थे तो आपका ये मैग्नेटिक मूवमेंट आउटवर्ड नॉर्मल एक्ट कर रहा था, लेकिन जब आपने इसे टिल्ट किया तो ये आपका आउटवर्ड नॉर्मल एक सर्टेन एंगल पे बेंड हो गया। शीट के साथ तो वो अभी भी नॉर्मल है, लेकिन जो प्लेन था, प्लेन की वजह से, प्लेन क्योंकि टिल्ट हो गया है तो ये भी इसका एंगल भी एक्स एक्सिस पे नहीं रहा, एक्स एक्सिस से सर्टेन एंगल बेंड हो गया है। अब यहाँ पर देखिए कि मैग्नेटिक मूवमेंट अब ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो दोनों की वजह से कोई टॉर्क क्रिएट होना चाहिए। तो उस टॉर्क को हम निकालने की कोशिश करते हैं कि वो टॉर्क कैसे निकल रहा है। मैं पहले इस प्रॉप को यूज़ कर रही थी, मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे था सीधा, तो दोनों चीज़ें ब्लू वाला स्ट्रॉ अपवर्ड ही था, लेकिन अब हमने एक्स से उसको टिल्ट कर दिया। जब आप टिल्ट करेंगे तो आपका ये कंपोनेंट भी टिल्ट हो गए। ये देखिए ये टिल्ट हो गया है, सीधा नहीं रहा, वो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी उधर ही है, लेकिन जो टॉर्क था आपका वो नीचे की तरफ बेंड हो गया। तो कितना एंगल बेंड हो गया, एक्स एक्सिस आप वाई एक्सिस आपका ये था, तो ये -y था, लेकिन अब क्योंकि मेरा बेंड हुआ है तो ये वाई एक्सिस से नीचे चला गया कुछ। तो देखिए टॉर्क जो है वाई एक्सिस से थोड़ा सा स्लाइटली अगर किसी विजिबल है, यस अब थोड़ा विजिबल होगा, तो कितना एंगल नीचे चला गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। और कितना एंगल शिफ्ट हुआ, उतना ही एंगल जितना आपने प्लेन को ऊपर उठाया। तो पहले ऐसी सिचुएशन थी, आपने प्लेन को टिल्ट कर दिया है 30 डिग्री, तो टॉर्क भी मेरा 30 डिग्री नीचे की तरफ बेंड हो गया। वाई एक्सिस से 30 डिग्री बेंड हुआ है, तो जो एक्स एक्सिस है, नीचे एक्स एक्सिस होता है और एक्स का भी कौन सी डायरेक्शन, -x एक्सिस, उसके साथ कितना एंगल बना, अगर y के साथ 30 बन रहा है तो -x के साथ बना एंगल आपका 60 डिग्री। तो इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद नेगेटिव x डायरेक्शन एक्सिस। सो नेगेटिव x एक्सिस के साथ ये -60 डिग्री 60 डिग्री एंगल बना रहा है विद नेगेटिव x एक्सिस के साथ। तो मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ इस केस में देखो, अब यहाँ मैं एंगल नहीं डिफाइन कर सकती हूँ क्योंकि हमने ऐसी पोजीशन से, यहाँ तो हमें पता था कि अलोंग x है, लेकिन अब वो x नहीं है, 30 डिग्री टू x है, तो x से 30 डिग्री बेंड करके एक्ट कर रहा है। तो अभी हम कुछ नहीं डिफाइन कर सकते, बट मैग्नीट्यूड टॉर्क का अभी भी उतना ही है, 1.8 × 10⁻² न्यूटन मीटर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क इज स्टिल सेम, बट हम अब की बार डायरेक्शन उसको नहीं डिफाइन कर रहे हैं। डायरेक्शन हमने फाइनल टॉर्क की बता दी है, दैट इज 60 इन विद माइनस ऑफ x एक्सिस। अच्छा ये और चीज़ कि टॉर्क सेम कैसे रहा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं कि वही सोचते हैं कि 30 डिग्री एंगल बन रहा है, तो दे थिंक कि M और B के बीच में 30 डिग्री एंगल बन रहा है। नहीं, ये भी चीज़ क्लियर कर देती हूँ मैं यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और मूवमेंट के बीच में सेम एंगल 90 डिग्री ही बन रहा है। कैसे, आपका लूप ऐसे था, तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड, एंगल कितना था 90। आप इसे टिल्ट करोगे 30 डिग्री ऊपर उठा दोगे वाई एक्सिस से, तो भी तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच का एंगल 90 ही है। तो जो एंगल आपका MB बन रहा था वो अभी भी 90 डिग्री एंगल ही बन रहा है। जो तीनों केसेस के अंदर, सारे केसेस में मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 90 डिग्री ही बन रहा है।
इनफैक्ट हमने इससे पहले जितने भी केसेस किए थे उन सब में मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो मूवमेंट के नॉर्मल थी। अब देखिए बी के बीच में और एम के बीच में 90 डिग्री ही एंगल था, और उसी को हमने एक्सप्रेशन में जब लिखा है तो मैंने लिखा आई और के परपेंडिकुलर होता है जे। तो यानी कि हम यहाँ बता रहे हैं कि जे इज़ एक्चुअली जो टॉर्क मिल रहा है वो नॉर्मल है। तो यहाँ जो एंगल मिल रहा है अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड, तो साइन 90 इज़ 1। सो हमने सीधा डायरेक्ट क्या किया, प्रोडक्ट कर दिया था सिर्फ मैग्नीट्यूड्स का, और जब डायरेक्शंस को प्रोडक्ट किया तो आपके पास जे कैप आ गया। तो इट्स ओके, सेम थिंग। अगर आप आई के की टर्म्स नहीं दिखाना चाहते तो फिर आप यहाँ दिखाइए साइन 90, और फिर उसके बाद आप मैग्नीट्यूड सिर्फ इतना लिख सकते हैं एंड सिंपली वर्ड्स में लिख दो दैट इट इज़ अलॉन्ग द माइनस वाई डायरेक्शन। सेम ऐसे ही सेकेंड केस में, इस वाले केस में भी हमने आई कैप शो कर दिया, लेकिन इस केस में मैंने कोई आई कैप जे कैप नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ जे कैप पर नहीं लाई कर रहा, वो उससे नीचे चला गया था 30 डिग्री एंगल, तो इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। और ये क्या शो कर रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड पार्ट शो कर रहे हैं, वेक्टर पार्ट नहीं, इसलिए आई कैप जे कैप नहीं आया, सिर्फ वर्ड्स में उसके साथ लिख दिया है 60 डिग्री विद नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो नाउ लास्ट केस देखते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वो इस पर हमसे कमेंट मांग रहा है, तो ये आपका एफ पार्ट है, ई पार्ट है एंड दिस इज़ योर एफ पार्ट। तो दोनों को देख लेते हैं क्विकली। तो हमारे पास अब की बार मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड ही है, और ये डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नॉर्थ पोल है, और मैग्नेटिक मूवमेंट नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ आता है। तो यानी दोनों मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो गई। और अगर आपके पास इनकी डायरेक्शन सेम हो जाती है तो फिर टॉर्क क्या हो जाता है आपके पास, ज़ीरो, यानी कोई टॉर्क एक नहीं करेगा। इस वाले केस में देखते हैं, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब यहाँ साउथ पोल है तो मैग्नेटिक मूवमेंट कहाँ एक्ट करेगा, वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, एम आपका यहाँ एक्ट करेगा। और अब एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है यहाँ पे 180, एंड बिकॉज ऑफ दैट अगेन द टॉर्क इज़ ज़ीरो। लेकिन इनमें से यहाँ थीटा कितना बन रहा था, ये ज़ीरो बन रहा था। इनमें से एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट और फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, और जब थीटा ज़ीरो बनता है, यानी कि अगर आप मैग्नेटिक मूवमेंट को या शीट को डिस्टर्ब भी करेंगे अपनी पोजीशन से, तो क्विकली इट विल अलाइन इटसेल्फ या रीस्टोर इट्स इनिशियल पोजीशन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। ये अगर आप शीट को टर्न करते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर, फील्ड ऊपर है, मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे है, तो जब आप शिफ्ट करेंगे, इसको टिल्ट कर देंगे या कोई डिस्टर्बेंस दे देंगे, तो मैग्नेटिक मूवमेंट घूम जाएगा और शीट कॉइल जो है वो घूम जाएगी, and then at that time it will experience a torque and align itself in the direction of magnetic field. तो ये एक अनस्टेबल केस हो गया, और ये वाला केस हो गया स्टेबल, और ये है अनस्टेबल। तो एक ही क्वेश्चन में काफ़ी लंबा टाइम लग गया हमें एक्सप्लेन करने के लिए, बट आई थिंक मैंने बहुत ही थॉरोली एक्सप्लेन किया है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।